ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। सन 1923 भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई कर रहे थे। भाई परमानंद जैसे प्रखर राष्ट्रवादी शिक्षक की छत्रछाया में देशभक्ति के संस्कार उनके मन में पल रहे थे। कॉलेज में गपशप भी होती, विचार मंथन भी होता और ड्रामा क्लब के माध्यम से रचनात्मक गतिविधियां भी। इन सब गतिविधियों के मूल में था भारत की आज़ादी का विचार। अध्ययन और विमर्श दोनों साथ साथ जारी थे, पर घर में कुछ और ही माहौल था। भगत सिंह के दादाजी अपने पोते की शादी की चर्चा कर रहे थे। भगत सिंह का कोई भी तर्क उन्हें स्वीकार्य नहीं था। आखिर हार कर भगत सिंह ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी ये हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे मुआफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। ये पत्र लिखकर भगत सिंह कानपुर आ गए गणेश शंकर विद्यार्थी के पास। विद्यार्थी जी ने उनका छद्म नाम रखा बलवंत सिंह। इस नाम से भगत सिंह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में विचारोत्तेजक लेख लिखा करते थे। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं इन्हीं लेखों से कुछ अंश। 15 नवंबर 1924 को कलकत्ता से प्रकाशित मतवाला में उनका एक लेख छपा था, जिसमें उन्होंने विश्व प्रेम की व्याख्या की थी। वो लिखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जिस कवि सम्राट की ये अमूल्य कल्पना है, जिस विश्व प्रेम के अनुभवी का ये हृदयोद्गार है, उसकी महत्ता का वर्णन करना मनुष्य शक्ति से सर्वथा बाहर है। विश्व बंधुता, इसका अर्थ मैं तो संसार में समानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। कैसा उच्च है ये विचार, सभी अपने हों, कोई भी पराया न हो। कैसा सुखमय होगा वो समय जब संसार से परायापन सर्वथा नष्ट हो जाएगा। जिस दिन ये सिद्धांत समस्त संसार में व्यावहारिक रूप में परिणत होगा, उस दिन संसार को उन्नति के शिखर पर हम कह सकेंगे। विश्व बंधुत्व के सपने को साकार करने के उपाय बताते हुए वो आगे लिखते हैं, हमें प्रचार करना होगा समता समानता का। अत्याचार करना होगा उन पर जो इससे इनकारी हों। अराजकता फैलानी होगी उन राज्य साम्राज्यों के स्थान पर जो शक्ति मद से अंधे होकर करोड़ों की पीड़ा का कारण हो रहे हैं। क्या लोग इसके लिए तैयार हैं? हमें समस्त संसार को इस सिद्धांत के स्वागत के लिए तैयार करना होगा। उस आशामयी खेती के लिए हमें खेतों में से सब कुछ उखाड़ फेंकना होगा। आगे वो भारतवासियों को ललकारते हुए लिखते हैं, ऐ विश्व बंधुता चिल्लाने वालों, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यदि नहीं तो आज से इस ढोंग को छोड़ दो। हमें उस विश्व प्रेम की देवी के चरणों पर तुम्हारा भी बलिदान देना होगा, क्योंकि तुम मिथ्यावादी हो। यदि सचमुच उस कल्पित समय को लाने की चेष्टा है तो आओ, पहला काम भारत का उत्थान करना होगा। गुलामी की जंजीरों को काटना होगा। आज लग रहा कैसा जी को, कैसी आज घुटन है। दिल बैठा सा जाता है, हर सांस आज मन है। बुझे बुझे मन पर ये कैसी बोझिलता भारी है। क्या वीरों की आज कूच करने की तैयारी है। मोहे रंग दे मोहे रंग दे बसंती चोला। 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 मोहे रंग दे मोहे रंग दे बसंती
बसंती चोला मोहे रंग दे मोहे रंग दे बसंती चोला। हाँ सचमुच ही तैयारी ये आज कुंज की बेला, माँ के 3 लाल जाएंगे भगत न एक अकेला। मातृभूमि पर अर्पित होंगे 3 फूल ये पावन, ये उनका त्योहार सलोना ये दिन उन्हें सुहावन। मोहे रंग दे मोहे रंग दे बसंती चोला मोहे रंग दे मोहे रंग दे बसंती चोला। फांसी की कोठरी बनी अब इन्हें रंगशाला है, झूम झूम सहगान हो रहा मन क्या मतवाला है। भगत गा रहा आज पहन हम चले बसंती चोला, जिसे पहन कर वीर शिवा ने माँ का बंधन खोला। मोहे रंग दे मोहे रंग दे बसंती चोला मोहे रंग दे मोहे रंग दे बसंती चोला। झन 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 बज रही बेड़ियां ताल दे रही स्वर में, झूम रहे सुखदेव राजगुरु भी हैं आज लहर में। नाच नाच उठते हैं ऊपर दोनों हाथ उठाकर, स्वर में ताल मिलाते पैरों की बेड़ी खनकाकर। मोहे रंग दे मोहे रंग दे बसंती चोला मोहे रंग दे मोहे रंग दे बसंती चोला। फिर से वही अलाप रंगे हम आज बसंती चोला, जिसे पहन राणा प्रताप का अल्हड़ यौवन डोला। वही बसंती रंग का चोला आज सभी हम पहने, लपटें बन जाती जिसके हित भारत की माँ बहने। मोहे रंग दे मोहे रंग दे बसंती चोला मोहे रंग दे मोहे रंग दे बसंती चोला। तर्क और विचार भगत सिंह की 2 सबसे बड़ी खूबियां थीं जो उन्हें दूसरे क्रांतिकारियों से अलग करती थीं। वो कहते थे कि क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। नई पीढ़ी के युवकों को ललकारते हुए बलवंत सिंह नाम से उनका ये लेख मतवाला के 16 मई 1925 के अंक में छपा था। इसमें भगत सिंह ने लिखा, युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्रधारा होकर फूट पड़ती हैं। जैसे क्रांतिकारी की जेब में बम गोला, षड्यंत्री की असटी में भरा भराया तमंचा, रण रस रसिक वीर के हाथ में खड्ग, वैसे ही मनुष्य देह में युवावस्था। 16 से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों को समेटकर विधाता बंद कर देता है। 10 बरस तक ये झांझरी नैया मझधार तूफान में डगमगाती रहती है। युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। इसीलिए युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही मार्ग हैं। वो चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वो गिर सकता है अधःपात के अंधेरे खंदक में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक। वो देवता बन सकता है तो पिशाच भी बन सकता है।
वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभयदान दे सकता है। युवाओं को सही दिशा दिखाते हुए वो आगे लिखते हैं कि संसार के इतिहासों के पन्ने खोल कर देख लो, युवक के रक्त से लिखे हुए अमर संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांतियों और परिवर्तनों के वर्णन छांट डालो, उनमें केवल ऐसे युवक ही मिलेंगे जिन्हें बुद्धिमानों ने पागल छोकरे अथवा पथभ्रष्ट कहा है। सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है, चौखी संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है, बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्टहासपूर्वक आरूढ़ हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है, जेल की चक्की पर युवक ही उद्बोधन मंत्र गाता है, काल कोठरी के अंधकार में धंसकर ही वो स्वदेश को अंधकार के बीच से उबारता है। भारतीय युवाओं को जगाते हुए वो आगे कहते हैं, ऐ भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख, प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से, वंदे मातरम।
27 फरवरी 1926 को होली का त्योहार था। लाहौर सेंट्रल जेल में 6 बब्बर अकाली वीर फांसी पर लटका दिए गए। भगत सिंह ने इस पर टिप्पणी करते हुए 15 मार्च 1926 के प्रताप में एक पंजाबी युवक के नाम से ये लेख लिखा। होली के दिन 27 फरवरी 1926 जब हम लोग खेलकूद में व्यस्त हो रहे थे, उसी समय इस विशाल प्रदेश के एक कोने में भीषण कांड किया जा रहा था। सुनोगे तो सिहर उठोगे, कांप उठोगे। लाहौर सेंट्रल जेल में ठीक उसी दिन 6 बब्बर अकाली वीर फांसी पर लटका दिए गए। किशनजी गड़गज, संता सिंह, दिलीप सिंह, नंद सिंह, करम सिंह और धर्म सिंह। लगभग 2 वर्ष से अपने इसी अभियोग में जो उपेक्षा, जो लापरवाही ये लोग दिखा रहे थे, उसी से जाना जा सकता है कि वे इस दिन की प्रतीक्षा कितने चाव से करते थे। महीनों बाद जज महोदय ने फैसला सुनाया। 5 को फांसी, बहुतों को काला पानी अथवा देश निकाला और लंबी लंबी कैदें। अभियुक्त वीर गरज उठे। उन्होंने आकाश को अपने जयघोषों से गुंजायमान कर दिया। अपील हुई कि 5 की जगह 6 मृत्युदंड के भागी बने। उस दिन समाचार पढ़ा कि दया के लिए अपील भेजी गई है। पंजाब सचिव ने घोषणा की कि अभी फांसी नहीं दी जाएगी। प्रतीक्षा थी, परंतु एकाएक क्या देखते हैं कि होली के दिन शोकग्रस्त लोगों का एक छोटा सा समूह उन वीरों के मृत शवों को शमशान में लिए जा रहा है। चुपचाप उनकी अंत्येष्टि क्रिया समाप्त हो गई। नगर में वही धूम थी। आने जाने वालों पर उसी प्रकार रंग डाला जा रहा था। कैसी भीषण उपेक्षा थी। यदि वे पथभ्रष्ट थे तो होने दो, उन्मत्त थे तो होने दो। वे निर्भीक देशभक्त तो थे। उन्होंने जो कुछ किया था इस अभागे देश के लिए किया था। वे अन्याय न सहन कर सके, देश की पतित व्यवस्था को न देख सके। निर्बलों पर ढाए जाने वाले अत्याचार तो उनके लिए असह्य हो उठे। आम जनता का शोषण वो बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने ललकारा और वे कूद पड़े कर्म क्षेत्र में। वे सजीव थे, वे सदृश थे। भगत सिंह तड़प कर आगे लिखते हैं, हम कायर नर पशु एक क्षण के लिए भी आनंद विलास छोड़ वीरों की मृत्यु पर आह तक भरने का साहस नहीं करते। कितनी निराशाजनक बात है। उन गरीबों का जो अपराध नौकरशाही की दृष्टि में था, उसका उन्होंने पर्याप्त दंड क्रूर नौकरशाही की भी दृष्टि में पा लिया। इस भीषण दुखांत नाटक का एक और पर्व समाप्त हो गया। भगत सिंह की बेचैनी उनके लेखों से शब्द शब्द टपकती थी। उनके विचार पढ़ने वालों के भीतर एक तूफान खड़ा कर देते थे। दरअसल विचार वही सार्थक होते हैं जो कहने वाले के जीवन में उतर जाएं। और भगत सिंह ने जो कहा वो किया भी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की तारीख 24 मार्च तय थी, लेकिन जनता के आक्रोश के भय से उन्हें एक दिन पहले ही 23 मार्च की शाम को चुपचाप फांसी पर लटका दिया गया और उनके शव रावी के तट पर छोड़ दिए गए। उस एकांत निर्जन में लहरें पछाड़ खाकर उनकी शहादत पर सिसकती रहीं।
यूं लगता है कि जीवन में आने वाले इस पल की आहट भगत सिंह ने बहुत पहले ही सुन ली थी। शायद इसीलिए भगत सिंह ने अपनी जेल की डायरी में रूसी क्रांतिकारी V.N. फिग्नर की एक कविता लिख रखी थी। मारे गए हैं सर्वश्रेष्ठ वीर, दफना दिए गए वे चुपचाप एक निर्जन भूमि में। कोई आंसू नहीं बहे उन पर, अजनबी हाथों ने उन्हें पहुंचा दिया कब्र में। कोई सलीब नहीं, कोई घेरा नहीं, न कोई समाधि लेख जो बता सके उनके गौरवशाली नाम। घास उग रही है उन पर, एक दुर्बल पत्ती झुकी हुई जानती है इस रहस्य को। बस एकमात्र साक्षी थीं उफनती लहरें जो प्रचंड आघात करती हैं तट पर, लेकिन वो प्रचंड लहरें भी नहीं ले जा सकती अलविदा के संदेश उनके सुदूर घर तक। अलविदा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। दरो दीवार पे हसरत ये नजर करते हैं, खुश रहो अहल वतन, तो सफर करते हैं। सुख ना जाए कहीं पौधा ये आजादी का, खून से अपने इसलिए तर करते हैं। दरो दीवार पे हसरत ये नजर करते हैं। ये